आज के क्रम के लिए हमारे साथ धनेश भाई जी, लाटा बोर्ड से चंद्रहास भाई जी, चारामा से, और वेद व्यास भाई जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है भैया जी। आज का हमारा विकल्प का बिंदु है बिंदु क्रमांक 20 से 27 पर हम आज चर्चा करेंगे, और विषय है इसमें ज्ञान विवेक विज्ञान, नियम नियंत्रण संतुलन और न्याय धर्म सत्य। तो मैं आप तीनों को यह मंच सौंपती हूँ, धनेश भाई जी, चंद्रहास भाई जी और वेद व्यास भाई जी। तो हमारे साथ धनेश भाई जी तो लगातार जुड़े हुए ही हैं, सांकरी परिवार से ही हैं। चंद्रहास भाई जी एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, और उन्होंने प्रथम बैच जो अध्ययन शिविर का रहा उसमें उन्होंने 1 वर्षीय अध्ययन शिविर किया है, और उसके पहले से भी औरी में बाबा जी जाया करते थे, औरी के आश्रम में। तो वहाँ चंद्रहास भाई जी लगातार बाबा जी के सानिध्य में रहे हैं, और बहुत पहले से जीवन विद्या से उनका जुड़ना रहा है, और उन्होंने वैसा जीने का प्रयास भी किया है। और साथ ही साथ शिक्षा विभाग में जो भी कार्यक्रम रहे हैं उन्होंने उसमें भी सहभागिता निभाई है विद्या को लेकर के। और अभी अपने विद्यालय में भी बहुत सारी चीजों को जो विद्या के आधार पर संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं। और अ, निजी जीवन में भी अगर देखें, निजी जीवन मतलब पारिवारिक जीवन में और सामाजिक इसमें देखें, तो उन्होंने ऐसा विद्या के आधार पर जीने के लिए लोगों को तैयार भी किया है, और साथ में वैसा करने का प्रयास कर ही रहे हैं। तो मैं आप तीनों को ये मंच सौंपती हूँ, धनेश भाई जी, चंद्रहास भाई जी और वेद व्यास भाई जी। नमस्ते दीदी सबको। नमस्ते भैया। नमस्ते। मेरा नाम धनेश है और मैं उत्सव पारा सांकरी से हूँ। पिछले 1 वर्ष से मैं अध्ययन में थोड़ा सा मन लगा पा रहा हूँ, और मेरा भी अध्ययन हुआ नहीं है, अध्ययन के क्रम में हूँ मैं। तो मैं वंदनीय बाबा जी को नमन करते हुए और आप सबको प्रणाम करते हुए मैं थोड़ा बहुत बाबा जी के लिखे हुए वांग्मय से कुछ बिंदु मुझे को पढ़ने का कोशिश करता हूँ मैं। तो कल के विकल्प का जो स्वरूप है कार्य व्यवहार के रूप में, तो हमारे भैया लोग तो बहुत अच्छा से उनको रखे हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा उनको रिमाइंड कर देता हूँ। इस प्रकार से चार अवस्था अस्तित्व में प्रकट हुए। वन खनिजों के संतुलन में मौसम संतुलित रहना, और कोयला खनिज तेल और विकर्णीय धातुओं का अपहरण करना धरती के साथ अपराध स्पष्ट हुआ है। ये इस क्रम में धरती बीमार हो गई। ये बिंदु हमारे भैया जी लोग बहुत अच्छे से रख दिए हैं कल। उसमें जैसे मानव जागृति के क्रम में जीव चेतना व जीता हुआ समुदाय परंपराओं में मानव ही छल कपट दम पाखंड द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध काम दंड भेद रूपी कुचक्र संपूर्ण प्रकार के अपराध करना वैध मानकर जीना होता रहा, जिससे धरती बीमार हो गई। जीव चेतना का प्रमाण धरती पर संविधानों में गलती को गलती से रोकना, अपराध को अपराध से रोकना, युद्ध को युद्ध से रोकना के स्वरूप में देखने को मिला। इसे वैध मान के चला। शिक्षा में लाभोन्वाद, कामोन्वाद, भोगोन्वाद, कार्य व्यवहार के लिए प्रोत्साहन देना। इस प्रकार से प्रचार माध्यम भय और प्रबंधन के अर्थ में कार्यरत रहा। यही मानव जाति की हैसियत है, ऐसा बाबा जी इसको समझ पाए। मानवीय मूल पर भी बात हुआ कल। मानव संस्कृति
और स्थापित मूल्य पर, ये सब कल हो गया था। तो मैं आज हम लोग को 20वां बिंदु से आगे की अध्ययन के लिए बताया गया है, तो मैं कुछ पढ़ देता हूँ इनको। मानवत्व, समाधान, समृद्धि, अभय सह अस्तित्व रूप में प्रमाण वर्तमान उत्सव है। मानव चेतना, सहज ज्ञान, विवेक, विज्ञान सम्मत सोच विचार, योजना, कार्य योजना, व्यवहार, फल परिणाम, विवेक, विज्ञान सम्मत वेग, ज्ञान सम्मत सत्य होना ही नित्य समाधान उत्सव, यही मानव चेतना सहज वैभव है। मानव चेतना सहज वैभव ही मानवत्व है। ज्ञान को 3 रूप में सहस्तित्व रूपी समझा गया है, जिसमें अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान। विवेक को जीवन सहज अमृतत्व, शरीर सहज नश्वरत्व, व्यवहार सहज नियम, मानवतापूर्ण आचरण में स्वधन, स्वनारी, दयापूर्ण कार्य व्यवहार, संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय दीप, तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग और सुरक्षा। विज्ञान काल क्रिया निर्णयवादी ज्ञान, क्रिया की अवधि बराबर काल, क्रिया नित्य वर्तमान। तो अभी मैं इतना ही को पढ़ दे रहता हूँ। तो आगे मैं कुछ बातें ज्ञान विवेक विज्ञान पे करता हूँ मैं। समझ को हम ज्ञान के रूप में समझते हैं, और ज्ञान बराबर समझ। समझदारी की सार्थकता है। समाधान सहज प्रवृत्ति के रूप में और कार्य व्यवहार के रूप में परिवर्णित होती है। समझदारी का मतलब मनुष्य का ज्ञान संपन्न हो जाना ही समझदारी है। मुख्य रूप से 3 ज्ञान की बात कर रहे हैं बाबा जी। अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान। इन तीनों ज्ञान को समझना ही समझदारी है, और सहअस्तित्व में ही इनका अनुभव है। तो समझना बराबर जीना, जीना बराबर समझाना, सीखना बराबर करना, करना बराबर सिखाना। समझाना किसको है? समझना किसको है? व्यवस्था को समझना है जो प्रकट है। ज्ञान से ही विवेक उदय होता है। विवेक में विज्ञान की अमृत समझ में आती है। ज्ञान और विवेक के बाद विज्ञान संपन्न होने की बारी आती है। विज्ञान संपन्न होने पर समाधान समृद्धि पूर्वक जीने की अर्हता आती है। ज्ञान विवेक सम्मत विज्ञान से संपन्न होती है। उसके अनुरूप विचार योजना के साथ समाधान समृद्धि पूर्वक जीने की योजना और योग्यता बनता है। इस तरह ज्ञान पूर्वक अपने पराय से मुक्ति, विवेक पूर्वक भय से मुक्ति और विज्ञान पूर्वक समाधान समृद्धि पूर्वक जीने की योग्यता बनता है। अपने पराय से मुक्त, भय मुक्ति और समाधान समृद्धि पूर्वक जीने पर उपकार प्रवृत्ति का उदय होता है। समाधान समृद्धि से कम में उपकार नहीं होता। विज्ञान उपयोग तकनीकी और औषधि के रूप में आता है। इन दोनों के कार्यक्रमों में विखंडनवादी सोच साफ साफ दिखाई देती है। व्यापार के लिए समर्पित है। व्यापार धोखाधड़ी से मुक्त नहीं है। व्यापार न्याय से जुड़ता नहीं है। प्रचलित विज्ञान की यही सोच उसे ज्ञान व्यापार की तरफ ले गई। यही महान अपराध बना। ज्ञानियों की सोच यंत्र केंद्रित है, मानव केंद्रित नहीं है। प्रचलित विज्ञान का ज्ञान पक्ष आपराधिक है।
तकनीकी पक्ष ठीक है, तकनीकी पक्ष को यथावत रखा जाए और ज्ञान पक्ष पर पुनर्विचार किया जाए। प्रचलित विज्ञान के ज्ञान पक्ष में अस्थिरता अनिश्चितता के स्थान पर अस्तित्व में स्थिरता और निश्चितता के स्वरूप का अध्ययन है। अस्तित्व स्थिर है, विकास और जागृति निश्चित है। इस एक वाक्य में प्रचलित विज्ञान के आपराधिक ज्ञान से विधि ज्ञान में परिवर्तित होने का सूत्र है। काल क्रिया निर्णय पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज के मूल में विज्ञान असफल है। धरती से कितना निकालना है, निकाले कि नहीं, ये निर्णय लेने में असमर्थ है हम। अवधि क्या है, इस क्रिया को समझना जड़ रासायनिक भौतिक क्रियाएं निरंतर है। उत्पादन की समझ होना, काल क्रिया की समझ होना अनिवार्य है। निर्णय लेने में असमर्थ है। मूल रूप में परमाणु संपूर्ण वस्तु अपने परमाणविक स्वरूप में स्थितिगत स्वरूप में है ही। वर्तमान बराबर निरंतर, वर्तमान का स्वरूप सत्ता में संपत्तिक प्रकृति है। इस प्रकार से ज्ञान विवेक पर ये इतना मेरा बाबा जी के लिखे हुए कुछ शब्द थे, उसको मैं पढ़ के आप सबको सुना दिया। अब थोड़ी सी बात अपन अस्तित्व में जो उपयोगिता पूर्वकता का जो नियम है, अस्तित्व में उपयोगिता पूर्वकता का सिद्धांत सहअस्तित्व रूप से है। आप सबको पता ही होगा कि हवा की अपनी उपयोगिता है या नहीं, पानी अपने आप में उपयोगी है कि नहीं। आप में से कोई बता पाएगा जैसे पानी की उपयोगिता क्या है? प्यास बुझाना है भैया, चारों उसका उपयोगिता भी है, लेकिन मानव को ये ही नहीं पता कि हमारी उपयोगिता क्या है। अभी थोड़ी सी उदाहरण देते हैं अपन। जैसे तो जीवन विद्या सुनने के बाद ये रोग और बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? मैं किसी को समझाना ही को मैं अपनी उपयोगिता मान बैठता हूँ, जबकि समझाना किसी को ये पूरकता में आता है और हम उपयोगिता मान के बैठ जाते हैं। मानव का उपयोगिता ये नहीं है। अस्तित्व में मानव का होना क्या है, यही उपयोगिता है। मतलब इसी को कहते हैं समाधान, क्योंकि मानव समाधान पूर्वक ही अस्तित्व क्या है, मानव क्या है, मानव क्यों है, कैसा है, समझ में आता है समाधान पूर्वक। इसी को मानव की उपयोगिता कहते हैं। समाधान पूर्वक हम उपयोगी, समस्या पूर्वक बेसिकली पूरा बर्डन बन जाते हैं। समस्या के साथ हमारी कोई उपयोगिता ही समस्या के साथ हमारी कोई उपयोगिता ही नहीं है। मानव समाधान के अभाव में उपयोगी हो नहीं सकता, समृद्धि के अभाव में उपयोगिता हो नहीं सकता। तो समाधान समृद्धि के अर्थ में या समाधान समृद्धि पूर्वक हम उपयोगी बन पाएंगे। मानव में कल्पनाशीलता है और कल्पनाशीलता से हम अध्ययन करते हैं, या अध्ययन करके हम ये पहचान करते हैं कि
अस्तित्व क्या है, मानव क्या है, मेरा होना क्यों है, ये अपने होने को हम पहचान करते हैं तो हमारे में समाधान नाम की घटना घटती है। अपने होने को ही समझ पाना समाधान है। समाधान होने के लिए हम क्या करेंगे? है का अध्ययन, क्या क्या है उसका अध्ययन पूर्वक होने का स्वरूप क्या होगा, मानव में होना क्या है, कि सही सही अध्ययन करने से ही हम समाधान हो पाएंगे, तभी मानव उपयोगी होते हैं। अन्यथा पूरकता को ही हम उपयोगिता मान बैठते हैं। अब थोड़ा सा अपन पूरकता पर बात रख के देखते हैं। समग्रता में भागीदारी ही पूरकता है। समग्रता मतलब परिवार और परिवार व्यवस्था, परिवार मूलक व्यवस्था या परिवार मूलक डिजाइन कहा जाए, में ही हमारी अगर भागीदारी होती है तो यही हमारी पूरकता है। परिवार मूलक या परिवार में हमारी भागीदारी होती है, परिवार मूलक व्यवस्था में, तभी हम पूरक हो पाते हैं, ये कह रहे हैं अपन। तो इसी को रहने का स्वरूप है। अगर हम परिवार मूलक व्यवस्था में भागीदारी करते हैं तो ये पूरकता है, और पूरक होने से ये रहने का स्वरूप में आता है। तो है का अध्ययन होता है तो होना क्या है, ये समझ में आया। जड़ परमाणु किस प्रकार चैतन्य हुआ, मानव किस प्रकार समझदार होता है, मानव का परिवार किस प्रकार से होता है, समाधान समृद्धि क्या होता है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था क्या है, जितना भी है इसका अध्ययन करते हैं तो मानव में होना होता है। होना मतलब है समझ में आ गया तो कल्पना शीलतावश हमारे चित्रण में न्याय धर्म सत्य का अवधारणा बनता है। इस चित्रण से हम काम करते हैं तो व्यवस्था में भागीदारी कर पाते हैं, अन्यथा हम व्यवस्था में भागीदारी हमारी नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से हमारी पूरकता स्पष्ट होती है और रहने का स्वरूप हमारा बनता है, क्योंकि हम सब विचारशील कल्पनाशील हैं। कल्पनाओं में विचार के आधार पर समझ में आने पर जीते हैं। इस प्रकार से मानव की उपयोगिता समाधान संपन्न होना है। जब तक हम समाधान संपन्न नहीं होते हैं तब तक हम उपयोगी नहीं होते हैं। मानव का उपयोगिता रूप पद बल धन नहीं है। मानव की उपयोगिता नाम नहीं है, रोटी बनाने की स्किल नहीं है, किसी का मदद करना उपयोगिता नहीं है। मानव की उपयोगिता समाधान संपन्न होना है। ऐसा मुझे भी लगता है और आप सबको भी बाबा जी ने ये जो बिंदु है वो बहुत ही स्पष्टता के साथ रखा हुआ है, जिसे मैं पढ़ के आपको सब सुनाया हूँ। आप सब मुझे सुने, इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। आगे विद्यास भाई और चंद्रराज भैया को मैं माइक सकता हूँ या रीना दीदी। ठीक, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत सुंदर तरीके से आपने उपयोगिता और पूरकता को रखा है। मैंने आपका परिचय एक आधा अधूरा ही कराया था, एक बार मैं आपका पुनः परिचय कराना चाहती हूँ। धनेश भाई हमारे साकरी
परिवार के एक सदस्य के रूप में है। और मैं अपना पर्सनल अगर कहूँ तो वे धनेश भाई से लगभग 3-4 वर्षों से हमारा परिचय है, और उसमें मैंने ये देखा है कि दर्शन के प्रति निष्ठा 3-4 वर्षों से बनी ही हुई थी भैया जी के में। और अभी हम साकरी परिवार से जुड़े हैं, तो साकरी परिवार में जो व्यवस्था के लिए अभी निर्माण कार्य शुरू हुआ है, तो उसमें धनेश भाई जी एक सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं, और इस समझने के क्रम में भी हमारे साथ साथ ही चल रहे हैं। तो ये एक परिचय मैंने धनेश भाई जी का और दिया। और अब इसके बाद मैं चंद्रहास भैया जी और वेदव्यास भैया जी को ये मंच सौंपती हूँ। मैं चंद्रहास साहू और आप सभी साकरी उत्सव पारा के परिजन भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे वेद भाई को बहुत बहुत आभार जिन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया। जैसे कि धीरे धीरे मेरा परिचय आवाज स्पष्ट नहीं है। हेलो हेलो, आवाज हाँ भैया, आवाज थोड़ी लहरा रही है भैया आपकी, थोड़ी सी जगह चेंज कर लीजिए। हाँ आ रही है भैया, आ रही है भैया, जी 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 आ रही है भैया, ठीक आ रही है। हाँ, तो सर्वप्रथम साकरी उत्सव परिवार के सभी परिजन भाइयों बहनों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और वेद भाई को उसके उन्होंने जो मुझे अवसर प्रदान किया इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और रीना दीदी ने जिस तरह से परिचय मेरा दिए हैं, उस क्रम में मैं थोड़ा सा बाबा जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कि उन्होंने जो मुझे 1999 में जीवन दान दिया मुझे, और जीने के क्रम में एक अवसर प्रदान किए हैं। क्योंकि मैं मेरे किडनी फेल के कारण मैं बहुत हॉस्पिटल में जूझ रहा था, तभी बाबा जी का ध्यान आया, और बाबा जी ने जो मुझे आयुर्वेद के द्वारा जो ठीक किया और मुझमें जो विश्वास बनी, तब से बाबा जी के प्रति श्रद्धा अगाध निष्ठा के रूप में मेरे अंदर रहा। और एक लंबा समय पश्चात 2009 में जब माता जी का शरीर शांत हुआ, तो वो अवसर मुझे मिला और मैं अमरकंटक में गया। तभी अंजनी भैया जी ने मुझे पकड़कर 2009 में 7 दिवसीय शिविर के माध्यम से जोड़ा, और मैंने के साहू भैया और बघेल सर जी तथा हमारे बहुत सारे बंधु बांधवों के द्वारा मिलकर के 1 वर्ष अध्ययन किए। तत्पश्चात आज जीने के क्रम में मेरा जो निष्ठा है मैं उसे देख पाता हूँ, और मेरा जो समय है 5:30 से बढ़ाता हूँ। दीदी अभी जिस तरह से भाई जी ने ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्न मानव जो सहअस्तित्व को शब्द अर्थ और वास्तविकता के रूप में अपना अभिव्यक्ति दे रहे थे, उसी क्रम में मैं देख पाता हूँ कि मानव की प्रवृत्तियां उत्प्रेषणा, वितृष्णा और लिप्रेषणा, और इस प्रवृत्तियों को परिमार्जन करते हुए हम श्रम गति के परिणाम के रूप में देख पाते हैं। तो श्रम के विश्राम के रूप में क्रिया पूर्णता और गति के रूप में आचरण पूर्णता, इसको पा जाएं, यही शेष है। और परिणाम के रूप में विकास क्रम में जीवन परमाणु के रूप में हमें मिल चुका है। इस बात को हम अपने अंदर आत्मसात करके देख ही सकते हैं। इस क्रम में जैसे कि धरती पर 700 करोड़ मानव अपराधकारी कृत्यों से मुक्त होने के लिए हर नारी को समझदार होना, ऐसा पीड़ा बाबा जी ने देखा। और इस क्रम में अस्तित्व को जिस तरह से साधना विधि से उन्होंने
हमारे सामने वाङ्मय के रूप में जो दिया है, तो मूल रूप में मुझे लगता है समझदारी से समाधान सहज प्रमाण वर्तमान होना, समाधान संपन्न हर परिवार में श्रम नियोजन पूर्वक समृद्धि प्रमाणित होना, समाधान समृद्धि संपन्न हर परिवार में उपकार कार्य प्रवृत्तियों का प्रमाणित होना समीचीन है। तो समझदारी से अर्थ मुझे लगता है विवेक विज्ञान संपन्न होना ही समझदारी है। जब ऐसे ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्न होने से समझदारी आती है तो उस पर जीने की एक निष्ठा बनती है, उसे ही हम ईमानदारी कहते हैं, जिसे समाधान के रूप में हम पाते हैं। ऐसे ही समझदारी के बाद जीने की प्रतिनिष्ठा बनती है। उस ईमानदारी को हम जब देखते हैं तो हमें प्रकृति में चारों अवस्थाओं के इकाइयों के साथ संबंधों को देख पाते हैं, बनती है, स्पष्ट हो जाता है, हम भागीदारी पाते हैं। ऐसी समझदारी समाधान दिखाता हूँ। इस अर्थ में समाधानित हर व्यक्ति परिवार में अपने श्रम को प्राकृतिक ऐश्वर्य पर अपने आवश्यकता से अधिक उत्पादन को कर ही पाता है, और इस तरह से करते हुए 10 सोपानी परिवार व्यवस्था में परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था के लिए भागीदारी करता हुआ पांचों इस आयाम पर स्वयं परिवार समाज राष्ट्र अंतर राष्ट्र तक अपनी प्रवृत्तियों को परिमार्जित करता हुआ आगे बढ़ते हैं। ऐसा बाबा जी इस वाङ्मय के माध्यम से कहने का प्रयास किए हैं, ऐसा मुझे लगता है। इस अर्थ में विकल्प के रूप में मानव चेतना विकास मूल्य शिक्षा दूसरा पॉइंट है। सही तकनीकी शिक्षण विधि से ही हर परिवार अखंड समाज सूत्र व्याख्या तथा सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या रूप में जीना ही समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व सहज परंपरा वैभवित होना, यही अपराध मुक्त परंपरा होना समीचीन लगता है। तो यहाँ पर चेतना विकास मूल्य शिक्षा में हमें आवश्यकता क्यों हुई, मूल्य शिक्षा क्या है, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है, मूल्य शिक्षा की क्या विशेषता है और मूल्य शिक्षा से हमें अपेक्षा क्या है, इसको देखने जाएं तो पहला शब्द है चेतना। जब चेतना अपने आप में पूर्ण है, अर्थात चेतना ही व्यापक है और व्यापक स्थिति पूर्ण है, तो उसमें विकास कैसे संभव हो सकता है। तो लगता है यहाँ पर चेतना शब्द का दो संदर्भ में कहा गया है। तो चेतना को ही व्यापक ज्ञान ईश्वर और ऊर्जा साम्य ऊर्जा निरपेक्ष ऊर्जा के नाम से जानते हैं। इसी का एक दूसरा नाम है संज्ञानीयता। संज्ञानीयता को कहा जिस तरह से मैंने भी समझदारी ईमानदारी जिम्मेदारी और भागीदारी को अपने अंदर देख पाता हूँ, इसी में संज्ञानीयता को भी समझ पाता हूँ। समझदारी ईमानदारी जिम्मेदारी भागीदारी पूर्वक ज्ञान विज्ञान संपन्न होकर इस व्यापक को अभी तक तीनों अवस्थाएं पूरा व्यक्त हो पाते हैं, परंतु मानव भी 4.5 क्रिया में व्यक्त हो पाऊं ऐसा दिखता है, परंतु 4.5 क्रिया में व्यक्त हो नहीं पाता है। इसलिए 10 क्रियाओं में व्यक्त होना ऐसा दिखाई देता है। तो इस तरह से चेतना समझ में आता है। चेतना एक व्यापकता के अर्थ में है, स्थिति पूर्ण है, जिसमें मानव अभी अपूर्ण है और पूर्णता की प्यास उसमें है। इसलिए संज्ञानिता का प्रकाश में ही संवेदनाएं नियंत्रित होकर के उस चेतना को पूर्णतः व्यक्त कर पाए, ऐसा चेतना का अर्थ मुझे लगता है। दूसरा शब्द है विकास। विकास को देखें तो जीवन पद में संक्रमित होकर के गठन पूर्णता के रूप में हमें समझ में आता है, और इस संदर्भ में गुणात्मक परिवर्तन को प्रकृति के चारों अवस्थाओं जैसे पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, इस तरह से प्रकटन हुआ, यही गुणात्मक परिवर्तन है। और गठन पूर्णता फलस्वरूप
मानव में क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, यही एक विकास का स्वरूप है, जिसमें पंचकोटि के मानव, पशु मानव, राक्षस मानव, मानव और देव मानव से लेकर दिव्य मानव तक पहुंचना, ऐसा विकास का एक दिशा दिखता है। इसी अर्थ में अगला शब्द मूल्य है। मूल्य को देखें तो जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, वस्तु मूल्य में कला मूल्य और उपयोगिता मूल्य दिखता है, जिसका प्रमाण परंपरा स्थापित हो पाना, यही चेतना विकास के मूल्य के रूप में या उद्देश्य के रूप में भी दिख पाता है। तो मूल्य को देखें तो प्रत्येक इकाइयों में निहित मौलिकता ही मूल्य होता है। मौलिकता का मतलब है उसमें स्वसहित व्यवस्था, जिसकी निरंतरता होती है। तो इस तरह से मूल्य भी समझ में आता है। और शिक्षा का आशय है समझना। समझना ही शिक्षा है, जीना ही संस्कार है। इस अर्थ में समझना क्या है, तो समझना में बताए हैं जो मूलतः भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जीवन क्रिया। परंपरा में भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया का तो जिक्र है, परंतु बाबा जी ने हमें वरदान के रूप में अनुसंधान के क्रम में जीवन क्रिया को जो बता पाए हैं, वो हम सबके लिए बहुत ही में पूर्णता के अर्थ में मानव का मानव के साथ श्रेष्ठता और पूर्ण दृष्टि के साथ स्पष्ट हो सके और पूरा मानव अभिव्यक्त हो सके, इसी का नाम शिक्षा है। अर्थात व्यापक जैसा है वैसा ही व्यक्त कर पाना, यही चेतना विकास है, ऐसा शिक्षा के संदर्भ में कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के चेतना विकास क्या है, ये अगर कहूँ तो सूत्र रूप में मूल्य शिक्षा एक नित्य उत्सव पूर्वक जीने का विवेक एवं विज्ञान है। दूसरे अर्थ में कह सकते हैं कि शिकायत मुक्त संबंध एवं अभाव मुक्त परिवार के निर्माण का नाम ही चेतना विकास मूल्य शिक्षा है। इसके उद्देश्य को देखने जाएं तो मानव के सद्गुण संपन्न होना, जो स्वयं में विश्वास को, स्वयं में श्रेष्ठता का सम्मान कर पाए और स्वयं में अपने प्रतिभा एवं व्यक्तित्व में संतुलन को देख पाए, ऐसा व्यवसाय में स्वावलंबी हो। और जब व्यवसाय में स्वावलंबी हो पाता है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति व्यवहारिक सामाजिक हो ही जाता है। इस तरह से ये उद्देश्य है। और जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण कर पाए, जिसका कारक सत्ता दिखता है। इस तरह से सत्ता में ही संपृक्त समस्त इकाइयां समझ में आता है। तो इस तरह से उद्देश्य हुआ। और अगर देखें तो चेतना मुक्त विकास मूल्य शिक्षा की आवश्यकता क्यों हुई, तो जिस तरह से बाबा जी ने धरती पर 700 करोड़ मानव के अपराध प्रवृत्तियों से मुक्त होकर के कैसे स्वर्गीयता में जी पाए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए लगता है कि चेतना विकास मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है। तो वर्तमान में शोषण, हिंसा, अमानवीय कृत्यों से मानव जिस तरह से घुटन महसूस कर रहा है और परिवारों में जिस तरह से सुविधा के होते हुए भी अमीरी और गरीबी के चक्कर में परिवार टूट रहे हैं और उग्रवाद, नक्सलवाद और आतंकवाद के कारण समाज में भय का वातावरण है और प्रदूषण आदि के कारण प्रकृति में असंतुलन है, जिससे ऋतु का असंतुलन भी समझ में आता है। अर्थात अपेक्षा के रूप में देखें तो यही व्यक्ति स्वयं में विश्वास पूर्वक जी जाए, परिवार में संबंधों के साथ जी जाए और समाज में भयमुक्त होकर जिए, ऐसे ही व्यक्ति हर इकाई के साथ संतुलन पूर्वक जी पाए, यही आवश्यकता महसूस होती है। और चेतना विकास मूल्य शिक्षा में कुछ विशेषताओं के रूप में भी हम देख पाते हैं, जैसे कर्मकांड, अंधविश्वास, पूजन पद्धति से मुक्त हो, संप्रदायवाद, रहस्यवाद से मुक्त हो और रूढ़िवाद से भी मुक्त हो, ऐसे ही इसमें दिखाई देता है। और यह उस उपदेशात्मक न होकर के तर्कपूर्ण है, क्योंकि जिन्होंने भी आज तक परंपरा में रहस्यवादियों ने जैसा कहा वैसा जिया नहीं, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह बना रहा। परंतु जिस तरह से बाबा जी ने किया है, उसका स्वरूप हमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के
व साथ में यूनेस्को के जो शैक्षिक प्रतिमान जो बच्चों के शैक्षिक गतिविधियों के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके अनुसार जीने का एक व्यवहारिक स्वरूप भी इसमें दिखाई देता है। तो इस तरह से इनमें कुछ खूबियां हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके चेतना विकास मूल्य शिक्षा को शिक्षा संस्कार व्यवस्था में हर स्कूल में लागू कर पाए, जिससे मूल्यमयता में आने वाला पीढ़ी जी सके। यही इनकी विशेषताएं हैं। और मूल रूप में कहें तो इसमें कुछ सूत्र निकल के आता है, जो साथ साथ जीना, साथ में समझना, साथ साथ करना और साथ साथ होना, और सेवाभावी श्रमशीलता इससे निकल के आता है, जिससे एक सार्वभौम मानवीय संविधान का निर्माण हो पाए, सार्वभौम मानवीय शिक्षा व्यवस्था का स्थापना हो सके, और सार्वभौम मानवीय आचरण तथा सार्वभौम मानवीय शिक्षा इस धरती पे सर्व मानव के जीने के लिए कल्याणकारी हो। यही मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद बनाम चेतना विकास मूल्य शिक्षा के रूप में स्वायत्त मानव परिवार के स्वरूप में 10 सोपानी परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था में ग्राम समूह से लेकर के अंतरराष्ट्र अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के स्वरूप को सुख समृद्धि पूर्वक जीता हुआ मानव लक्ष्य को प्रमाणित कर पाए। मानव तैयार करना ही चेतना विकास मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है, ताकि हर नर नारी नियम नियंत्रण संतुलन और धर्म सत्य सहज प्रमाण को प्रस्तुत कर सके। मैं अपने आप में देख पाता हूँ, तो मुझे लगता है कि अभ्यासक्रम में शास्त्राभ्यास एवं व्यवहाराभ्यास को देख पाता हूँ। शास्त्राभ्यास से श्रेष्ठ विचार अपने अंदर आते हैं, जो मनोबल को बढ़ाता है, इसलिए शास्त्राभ्यास बहुत ही आवश्यक है। और इस श्रेष्ठ विचार को उसकी निरंतरता बनी रहे, इसके लिए विचाराभ्यास, जिससे हमारा व्यवहार भी शिष्टतापूर्ण होता है, और शिष्टतापूर्ण व्यवहार को बनाए रखने के लिए निरंतर व्यवहाराभ्यास आवश्यक है। इसलिए व्यवहाराभ्यास से निकलकर मानव अनुभव से बाबा जी ने क्रम से अनुभव दर्शन को तार्किकता के साथ समझ पाए और वाद को श्रेष्ठ विचार के रूप में प्रतिपादित कर पाए, समाज के बीच में रख पाए, और जीने के क्रम में शास्त्र को हम किस तरह से देख पाए, ऐसा चेतना विकास मूल्य शिक्षा से निकल के आता है। तभी इस धरती पर एक सूत्र बाबा जी ने जिस तरह से शुभ के अर्थ में कहा है, भूमि ही स्वर्गताम यातु मनुष्यो यातु देवताम धर्म सफलताम यातु नित्यम यातु शुभोदयम, नित्यम यातु शुभोदयम। अर्थात इस भाव को लेकर के हम मानव जाति का मतलब 12 बिंदु में अगला जो टॉपिक है, अगला जो लाइन है, उसमें लिखा है, हर नर नारी स्वयं में नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म एवं सत्य सहज प्रमाण में वर्तमान वैभव होना आवश्यक है। इस अर्थ में मैं मानव में नियम नियंत्रण संतुलन एवं न्याय धर्म सत्य को सहज इस तरह से देख पाता हूँ। मैं अपने विश्लेषण के रूप में थोड़ा सा रखने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सभी विद्वान हैं, गलती हो तो मुझे सहज रूप से स्नेहपूर्वक ठीक करने का प्रयास करेंगे। मानव में नियम नियंत्रण संतुलन को देखने गए तो यहाँ पर मानव में कोई नियम नियंत्रण और संतुलन समझ में आता नहीं। जिस तरह से प्रकृति में संपृक्त चारों अवस्थाएं, पदार्थावस्था, प्राणावस्था एवं जीवावस्था, तो प्राणावस्था में देखें तो आचरण ही नियम है, ये समझ में आता है। जब 2 अंशों का परमाणु भी आचरण करता है, अणु भी आचरण करता है और अणुरचित रचनाएं भी आचरण करता है, अर्थात आचरण करने का मतलब उसके स्वभाव से है। स्वभाव के रूप में पदार्थावस्था में संगठन विघटन, यही आचरण
ही नियम है, ये समझ में आता है। इसी तरह से प्राणावस्था में प्राण कोशा भी आचरण करता है, प्राण कोशा से रचित रचनाएं भी आचरण करता हुआ दिखता है। अर्थात प्राणावस्था का स्वभाव है सारक मारक, ये भी नियम से होता है जो बदलता नहीं, यही आचरण के रूप में नियम समझ में आता है। अर्थात नियम नियंत्रण प्रधान संतुलन स्वतः ही दोनों अवस्थाओं में दिखता है। आगे देखते हैं, गठन पूर्ण परमाणु भी आचरण करता है, जीव शरीर और जीवन का संयुक्त स्वरूप भी आचरण करता है। अर्थात जीवावस्था में स्वभाव को देखें तो क्रूर अक्रूर दिखाई देता है, तो क्रूर अक्रूर होना भी संतुलन के अर्थ में समझ में आता है। जिस तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं शाकाहारी एवं मांसाहारी, तो प्रकृति में शाकाहारी की संख्या कितनी हो, मांसाहारी की संख्या कितनी हो, तो यह उसके वंशासंगी विधि से समझ में आता है और यही आचरण के रूप में भी समझ में आता है, जिससे उसकी परंपरा बनी रहती है। अर्थात शाकाहारी और मांसाहारी यहाँ पर नियंत्रित करते हुए दिखते हैं। पदार्थावस्था और प्राणावस्था में कहीं पर नियंत्रण समझ में नहीं आता है, या नियंत्रण करने वाला कोई चीज है ऐसा दिखता नहीं है, पर यहाँ पर नियंत्रण कर्ता के रूप में दिखता है। तो उसमें मांसाहारी जो है शाकाहारी को नियंत्रित करते हुए दिखते हैं और शाकाहारी जो है प्राणावस्था को नियंत्रित करते हुए दिखाई देता है। तो इस तरह से समझ में आता है कि पदार्थावस्था परिणामानुषंगी है, प्राणावस्था बीजानुषंगी है और जीवावस्था वंशानुषंगी विधि से आचरित करते हुए व्यवस्था को बनाए हुए हैं और समग्र व्यवस्था को व्यापक को प्रकट कर रहे होते हैं, व्यक्त कर रहे होते हैं। अब जीवन, मानव शरीर और जीवन का संयुक्त साकार रूप मानव, इसको देखते हैं तो यहाँ पर नियम नियंत्रण दिखता नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर कर्म स्वतंत्रता काम करता है। मानव में नियम नियंत्रण संतुलन दिखाई देता नहीं है, अर्थात अव्यवस्था ही समझ में आता है। मानव नियम से नियंत्रित नहीं होता है। मानव का मानव के व्यवहार के लिए संबंधों को समझना और प्रकृति के साथ व्यवहार को भी जानना अति आवश्यक महसूस होता है। इससे शोध करने पर पता चलता है, समझ में आता है कि मानव जो है न्याय से ही नियंत्रित हो सकता है, अर्थात समाधान पूर्वक ही नियंत्रित हो सकता है। जैसे मानव नियंत्रित होने का बहुत प्रयास किया, अथक प्रयास किया, पर नियंत्रण समझ में आया नहीं। तो पुनर्विचार शोध से पता चला कि मानव अनियंत्रित ही होता है और अनियंत्रित होने के लिए बहुत प्रयास करता है, परंतु अनियंत्रित हो नहीं पाता है। इसका आशा है कि वह नियंत्रण चाहता है। तो नियंत्रण किसका चाहता है? तो शोध करने से समझ में आता है कि नियंत्रण संवेदनाओं का हो। तो संवेदनाएं कैसे नियंत्रण हो? तो इससे समझ में आता है कि नियंत्रण समझ से ही, संवेदनाएं नियंत्रित समझ से ही होगी। इसलिए आधारभूत अगर हम देखें तो संबंध को समझना और संबंधों को पहचान कर निर्वाह करना, इसको कहा न्याय। अर्थात यहाँ पर मानव में नियम को न्याय के रूप में देख पाते हैं और धर्म को नियंत्रण के रूप में देख पाते हैं और संतुलन को सत्य आचरण के रूप में मानव परंपरा सहज वैभव प्रमाण को देख पाते हैं। तो इस तरह से मैं अपने समझ के अनुसार नियम नियंत्रण संतुलन को समझने का प्रयास किया और इस तरह से प्रकृति में सभी चारों अवस्थाएं साथ साथ रहें तो इसके कारक के रूप में अस्तित्व ही सह अस्तित्व रूप में नित्य प्रभावी दिखाई देते हैं। इसको क्रमशः हमने नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म एवं सत्य कहा। बस इतना ही मुझे कहना था।
आप सभी ने धैर्यता पूर्वक मुझे सुना, इसलिए आप सभी को धन्यवाद। बहुत बढ़िया भैया जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने प्रयोजन और संभावना को रखा है, और साथ ही साथ नियम, नियंत्रण, संतुलन और न्याय धर्म सत्य पर विश्लेषण प्रस्तुत किया है। अब इसके बाद मैं वेदव्यास भैया जी को आमंत्रित करती हूँ। वेदव्यास भैया जी भी हमारे साकरी परिवार के एक सदस्य हैं, और अध्ययन में उनकी निष्ठा लगातार लगभग 10 वर्षों से बनी हुई है। उन्होंने 2012 में एक वर्षीय अध्ययन शिविर किया, और उसके बाद लगातार समझने के क्रम में लगे हुए हैं, और उनकी निष्ठा बहुत अच्छे से बनी हुई है। तो वेद व्यास भैया जी। जी दीदी, धन्यवाद दीदी। मैं वेद व्यास, जैसे कि दीदी ने परिचय दिया ही है, मुझे 2012 से अब लगभग 8 वर्ष हो रहा है। मध्यस्थ दर्शन का विद्यार्थी हूँ मैं, और साकरी परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। वर्तमान में मेरे पास तन मन धन जो मैं थोड़ा बहुत लगा पाता हूँ, और थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार भी कर पाता हूँ। तो अपनी बात मैं रखता हूँ। जैसे कि श्रम, गति, परिणाम को देखेंगे तो सत्ता में संपृक्तता वश सभी इकाई ऊर्जित है, क्रियाशील है। तो भीगे होने से श्रम है, भीगे होने से बल संपन्नता वश उसमें श्रम बना हुआ है, श्रम गति के रूप में, और गति श्रम और गति परिणाम के रूप में। इस प्रकार से अस्तित्व नित्य प्रभावी दिखता है, हर इकाई क्रियाशील के रूप में, क्रियाशीलता स्वयं गति के रूप में, और श्रम और गति अविभाज्य, ये तीनों अविभाज्य रूप में काम करते हैं। इसमें हमको आवर्तन के रूप में ये समझ में भी आता है कि इसमें निरंतर ये चलते ही रहता है। तो जीवन परमाणु में देखेंगे तो परिणाम को देखेंगे तो अमरत्व के रूप में समझ में आता है ना। तो उसमें जो, क्योंकि व्यापक पूर्ण है और इकाइयां क्रिया है, प्रकृति क्रिया है, तो पूर्णता के लिए क्रियाशील है। पूर्ण में भीगे होने से, डूबे होने से, घिरे होने से, प्रकृति माने परमाणु, तो परमाणु पूर्ण में पूर्ण में होने से, पूर्ण में गर्भित होने से पूर्णता के लिए क्रियाशील है। तो एक पूर्णता तो उनने पा लिया गठन पूर्णता के रूप में। तो परिणाम जो है, जो गठनशील परमाणु है, उसमें अंशों का लेन देन है, और जीवन परमाणु में देखेंगे तो वो इनसे मुक्त है, तो उसमें गठन पूर्ण हो चुका है, और जीवन के परिणाम के रूप में देखेंगे तो अमरत्व को पा चुका है। लेकिन श्रम और गति अभी बचा हुआ है। तो श्रम और गति की निरंतरता है, श्रम और गति गुणात्मक विकास के लिए है। श्रम जो है वो लक्ष्य है ना, विश्राम उनका, श्रम का विश्राम वो लक्ष्य है, और गति को देखेंगे तो वो कहीं पहुंचना चाह रहा है, उनका कोई 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 लक्ष्य है, अस्तित्व में ही लक्ष्य है। तो अस्तित्व में लक्ष्य जो है उसको देखे तो विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति। तो जागृति को प्रमाणित करने के लिए वो ही उनका गंतव्य है। तो गति का गंतव्य, इस तरह से श्रम गति परिणाम को देखेंगे। तो आगे चल के इसमें और भी बहुत सारे बात होना है, क्योंकि अध्ययन बिंदु के अगले सेशन में भी इसमें बात होगा। तो इसके आगे देखेंगे तो ऐष्णा प्रवृत्ति है ना। हम सब, ऐष्णा का मतलब है कि मेरे में कोई इच्छा है ना। वो इच्छा को देखते हैं तो मेरी कोई कामना है, मैं अपने पहचान पाना चाहता हूँ। इस क्रम में ऐष्णा को देखा गया है। ऐष्णा में मैं थोड़ी सी बात रखता हूँ।
तो पहचान पाने का मतलब यहाँ एडवर्टाइज नहीं है, क्योंकि एडवर्टाइज करेंगे तो ऊपर कुछ अंदर कुछ, तो पैकेट भी अच्छा हो, सामान भी अच्छा हो। तो लोकेशना को देखते हैं तो यश बल के रूप में पहचाना गया है। यश बल कामना, यश का मतलब है पहचान, दूर दूर तक मेरी ख्याति, ख्याति माने पहचान, ख्याति माने यश। हम बोलते हैं ना, ये आदमी के पास यश आ गया। तो यश किसका? तो समझ का वो ताकत है, एक बल है ना। बल बल काम करता है। तो मानव का एक बल है, हर मानव का इच्छा है, चाहत है, कामना है। तो हमारा कामना एक पहचान का तो है। ये सब हमको कहाँ ले जा रहा है? व्यवस्था की ओर ले जा रहा है तो ठीक। तो पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, व्यवस्था की ओर गति है। ये मानव में एक इच्छा है, एक चाहना है। ये चाहत या तो शरीर के साथ सुखी होने की है, या व्यवस्था की ओर साथ साथ जीने से सुखी होने की है। व्यवस्था की ओर गति से है माने समाधान, समृद्धि, अभय से है। यदि समाधान बनेगी तो व्यवस्था की ओर गति बनेगी। तो लोकेशना अनिवार्य है। यश बल की कामना मानव में है और जायज भी है। अकेले में तो मौत से कोई व्यवस्था होती नहीं है। इसी के बीच में जो सहअस्तित्व स्वरूप में व्यवस्था में जीने की, होने की, रहने की व्यवस्था के साथ देखें तो लोकेशना समझ में आता है। लोकेशना अनिवार्य इच्छा है, हमारी चाहत है, कामना भी है, जिसकी सही पहचान होना आवश्यक है। बहुत बार हमारे बड़े जो भैया लोग हैं, उन लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा समझाइए, बताइए, है ना। हम सब अपने आप को व्यक्त करना चाहते ही हैं, है ना। हर मानव अपने को व्यक्त करना चाहता है। तो मेरे मन का हर एक कोना कोना व्यक्त हो गया, यही मेरी अभिव्यक्ति है। तो समाधान के रूप में अभी हमको लगता है कि हम व्यक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो सही पहचान होना आवश्यक है। इसलिए बोलते हैं कि जाओ थोड़ा सा समझाओ, ताकि आपकी सार्थक यश बने, थोड़ी पहचान बने। इस कड़ी से व्यवस्था के लिए सहयोग तो मिलता है। तो व्यवस्था की ओर गति हम चाहते हैं। भ्रम की स्थिति में विषय और संवेदनाओं के मुद्दों से व्यवस्था की चाहत रहता है। साथ ही शरीर से सुख की इच्छा, कई लोगों को देखेंगे तो शरीर से सुख की इच्छा को ही त्याग देते हैं। शरीर के साथ जुड़ा नाम, नाम के साथ जुड़ा रूप, बल, धन, पद, सब मानव के पहचान के साथ जुड़ा हुआ है। लोकेशना, हम अपने आप को ठीक से पहचानना चाहते हैं। मैं क्या हूं, ये मुझे पहचान में आना है ना। तो हम अपने आप को ठीक से पहचानना चाहते हैं, उसका प्रमाण बनता है। जैसे बाबा जी के यश के साथ हम सब जुड़ पाए, है ना। हम किसी को ठीक से उनकी यश को समझदारी के साथ पहचान पाते हैं तो ही जुड़ना होता है, तो ही व्यवस्था की ओर हमारी दिशा बनती है। तो इस प्रकार जागृति के बाद यश पहचान में आता ही है। जागृत व्यक्ति हो और पहचान में ना आए, ऐसा होता नहीं। पूर्ति का सही तरीका न्याय, धर्म, सत्य के साथ समझ का पहचान होना होता है। उत्तृष्णा को देखते हैं तो भ्रम की स्थिति में कितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, खड़े हैं, एक आवाज में इतने लोग आ जाते हैं तो सरकार भी डरने लगता है, उनसे नहीं लड़ना है ना। तो मेरे कितने फॉलोअर हैं, जन है, जन मतलब व्यक्ति, पुत्रेष्णा, जन बल कामना। समझदार होने के बाद जंगल में आदमी नहीं रहेगा, आदमी अकेले में नहीं रह सकता। तो व्यवस्था की ओर कामना है, तो तीनों कामनाएं साथ रहती ही है। तो जन बल चाहिए, मगर और अगर गलत कामनाओं के साथ है तो दिक्कत है, और हमारे साथ कोई नहीं है तो भी दिक्कत है। सही कारणों के साथ लोगों का होना जरूरी है। तो परिवार मूलक व्यवस्था विधि से कैसे जीना है, तो परिवार बना रहे, इसलिए पुत्रेष्णा का मतलब है कि लोग मेरे साथ रहे, जन हमारे साथ रहे, परिवारों में भी इस तरह से रहे। 10 लोगों का परिवार में बने रहने से ताकत तो रहती है। अभी तो दिक्कत है, 2.5 आदमी का परिवार है ना, 3.5 आदमी का परिवार, अब तो ताकत ही नहीं रही।
अब तो बल ही नहीं है, तो अब तो कोई लोक साथ ही नहीं है ना। तो जो जो लोगों का साथ होना एक बल के रूप में हमको लगता है, और उसी से हमको विश्वास भी बनता है ना। तो अभी तो पैसे से हम बल खरीद रहे हैं ऐसा लगता है, तो लोगों को 2-4 बांट दिए और ऐसा लगता है कि हमारा यश होने लगा है। तो परिवार मूलक व्यवस्था में हम चलेंगे तो 3 पीढ़ी हम साथ साथ रहें, क्रम से सुख की और मेरी सुख की ओर बढ़ोतरी हो, परिवार परंपरा बनी रहे, ये मोटी मोटी कामना है। विश्व परिवार तक शरीर भी रहे, संबंध भी रहे, तो लोग चाहिए। किसी व्यवहार से उसकी पहचान हो रही है तो आपके साथ आदमी खड़ा हो पाए, नहीं तो आपके साथ आदमी खड़ा नहीं होगा, खड़े रहना पड़ता है अकेला। ये संकट समझ में आती है। तो जन लोगों के साथ जुड़ने का मन है हमारा, ये हमारे कामना है, ये इच्छा है, हम लोगों के साथ रहें। अब आधार क्या हो, तो प्रीहित लाभ के साथ जुड़ेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उससे व्यवस्था की ओर जाएगा कि अव्यवस्था की ओर जाएगा। तो व्यवस्था की गति के अर्थ में देख रहे हैं तो हमारे को समझने, जीने, समझाने के अर्थ में जुड़ने से कोई बात बनती है ना। व्यवस्था की गति की ओर देख रहे हैं तो हमारे को समझना, जीना, समझाने के अर्थ में जुड़ने से कोई बात बनती है। समझने, जीने, समझाने के अलावा संबंध को स्वरूप ही नहीं बनता है। विचार वाले पक्ष लोकेशना के रूप में दिखता है, व्यवहार वाले पक्ष उत्तरेशना के रूप में दिखता है, और कार्य वाले पक्ष वित्तेशना है ना के रूप में दिखता है। तो हमारा बीम कैसे बने, तो हमारा बीम कैसे बने ताकि हमारी प्रतिबिंब ठीक हो जाए। अभी हमारा प्रतिबिंब ठीक ही नहीं है, ऐसा भी मेरे को समझ में आता है। मैं कुछ बोलता कुछ हूँ, करता कुछ हूँ, रहता और कुछ हूँ, है ना। तो स्वयं के अर्थ में जैसे हमारे में कौन आदमी है जो चंदा, भीख या शोषण पूर्वक धन अर्जन करना चाहता है। वित्तेषणा का मतलब है धन, बल, कामना। कामना तो यही है कि वित्त को अर्जन किया जाए, ठीक ठाक तरीके से किया जाए, मगर उसका कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए, कोई कल्चर होनी चाहिए, कोई सिस्टम होनी चाहिए। तो प्रकृति में क्या सिस्टम है उसको अध्ययन करके काम करना आवश्यक है, तो समझने के बाद ही वो संतुलित रहता है। तो भ्रम की स्थिति में चेतना क्या रहता है, लोकेशना को ठीक ठीक पहचानना नहीं हुई है, तो हमारे घर में इतना पैसा है, खाली इसी में रह गए और उससे ही हमारा नाम हो गया, ये अनकंट्रोल्ड हो गया, इसका कुछ सदुपयोग नहीं है। धन कमा लिए, भीड़ इकट्ठा कर लिए, थोड़ा बांट दिए, नाम कमा लिए, अपने आप ये सब हो जाता है। तो एक मानव और मानव के रूप में हम ठीक से पहचान पाए तो दोनों संतुलित हो जाए। शायद यह कार्यक्रम में शायद हम ऐसे धन को भी नहीं ले पाएंगे जिससे कि हमारे पहचान पर प्रश्न खड़ा हो जाए, तो हमारे में व्यवस्था की ओर गति नहीं हो पाएगी। तो निर्विरोधता का सिद्धांत ही उपयोगिता पूरकता है ना। निर्विरोधता का स्वरूप ही अनुभव का स्वरूप है, ऐसा बाबा जी ने एक सेंटेंस पढ़ा हूं या सुना हूं, है ना। तो पूर्ण ऊर्जा को प्राप्त कर प्रकृति पूर्णता के लिए क्रियाशील रहती है। जैसे हमने रसगुल्ला तो खाई है, बनाए हैं कभी, तो सोचना पड़ेगा, है ना। तो एक गोला रहती है और एक चाशनी मीठी रहती है। गोला मीठा नहीं रहता, मीठा उसको प्राप्त रहता है, व्यापक को हम मीठा कह रहे हैं थोड़ा उदाहरण के लिए, और इकाइयां उसमें रसगुल्ला है। तो इकाइयां मीठा नहीं रहती, है ना। व्यापक एक चाशनी है और उसमें जब वो डिब्बा भुया गिरा रहता है तो वो गोला को इस तरह से बनाते हैं कि उसमें आर पार रहता है, और गोला में मीठा नहीं रहता, है ना। तो इसी प्रकार ये प्रकृति परमाणु के रूप में है, परमाणु पूर्ण होने के लिए काम करती है, ये ऊर्जा से प्रकृति में पूर्णता का फ्लेवर बना रहता है। विकास की गति और दिशा, प्रकृति, परमाणु, इन दोनों के नियम सिद्धांत समझना है, एक छोटा सा काम हमको समझना है। तो जड़ परमाणु, चैतन्य परमाणु, अणु, जड़ परमाणु, अणु, अणु रचना, पेड़ पौधे, जीव और मानव शरीर। तो जीवन में जो पूर्णता है वो कुल पूर्णता देखेंगे तो 3 पूर्णता की बात अनुसंधान के रूप में बाबा जी ने रखे। तो उसमें गठन पूर्णता तो हो चुका है। ये अमृत, ये जीवन के अमृतों को समझना अपने आप में बहुत बड़ी तृप्ति का दायक है, तृप्ति देता है ये।
तो उसमें क्रिया पूर्णता के लिए हम सब क्रियाशील है। व्यवस्था को मानव आचरण में व्यक्त कर सकता है। मानवीयतापूर्ण आचरण को व्यवस्था से कम में कोई व्यक्त कर नहीं सकता। ये मोबाइल का आचरण देखेंगे तो इसके मौलिक स्वरूप में इसकी उपयोगिता दिखता है, साथ में जब तक रूप में दिखता है तो समझा ही नहीं। जीव चेतना में कोई व्यवस्था होता नहीं। व्यवस्था विहीन मानवीय आचरण कोई कर नहीं पाएगा। कीचड़ में कोई कमल की तरह खड़े रहे ऐसा नहीं कहा जा रहा है। अरे भाई कीचड़ क्यों है उसको समझो। बाबा जी को अनुभव हो गया है, वो हमारे बीच व्यवहार रूप में है, विचार रूप में है। बाबा जी को जो अनुभव हुआ है वो विचार रूप में है, उसको समझना ये इंपॉर्टेंट बात लगता है। विचार विधि से समझने को हम तर्कपूर्ण समझना कहते हैं। ऐसे समझ के साथ हम चलते हैं, व्यवस्था पूर्वक जीते हैं, तो मानव एक मानवीय आचरण को व्यक्त कर पाता है। उस आचरण को व्यक्त करने का नाम है आचरण पूर्णता। तो विचार पूर्णता और आचरण पूर्णता के योगफल में क्या आता है? तो परंपरा की पूर्णता मतलब है कि संस्कृति पूर्ण हो गई, सभ्यता पूर्ण हो गई, विधि पूर्ण हो गई, व्यवस्था पूर्णता को पा गई। तो पूर्ण के अनुभव में पूर्णताएं स्पष्ट हो गई। यह बात तर्क विधि से समझ में आ जाए तो सेकंड स्टेज में पहुंचना है, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। इस प्रकार शिक्षा विधि से समझने में ये 3 स्टेज है। पहला कि तर्क विधि से समझना। बाबा जी को जो अनुभव मूलक विधि से जो बात कहा गया है, जो पूरे दर्शन अनुभव मूलक अभिव्यक्ति है, तो बाबा जी तात्विकता को पहले समझ पाए। तात्विकता के रूप में, तात्विकता का मतलब है ना, जो परमाणु है, व्यापक है ना, ये ऊर्जा है, ये सब समझना, जीवन है, उनके लक्ष्य है ना, सब तात्विकता के रूप में बाबा जी को अनुभव हुआ। उनको व्यवहार में जी के प्रमाणित किए और तर्क के रूप में शिक्षा विधि से, अनुभव मूलक विधि से अध्ययन के लिए प्रस्तावित है ना। तो बाबा जी के साथ अनुभव मूलक अभिव्यक्ति में देखते हैं तो तात्विकता पहले रहा, फिर व्यवहारिकता, फिर तार्किकता के रूप में अभिव्यक्ति। तो हम लोग जब अनुभवगामी विधि से जाते हैं, अध्ययन विधि से जाते हैं, तो तर्क रूप में पहले समझना होता है। तर्क से समझ में नहीं आएगा तो आदमी स्टेप ही नहीं लेगा। भाई मेरे को समझ में आना कि भौतिकवाद और अध्यात्मवाद में क्या कहा गया, तो उससे ऊपर की बात है कि नहीं, ये तर्क में स्वीकार होना। तर्क से ही समझ में आता है, व्यापक है, इकाई है, ये सब तो है, ये तर्क में समझ में आता है। तो फिर है ना, तर्क विधि समझ में आ रहा है कि अस्तित्व में कोई विरोध नहीं, ये हमको बता दिया गया है। समझ में आ गया कि ऐसा ऐसा है। तर्क से भी समझ में आता है इसके आगे व्यवहार में हम संबंध में निर्विरोध पूर्वक जिएंगे। अध्ययन विधि से, अनुकरण विधि से, अभ्यास विधि से निर्विरोधता जब पहुंचती है तो उसी क्षण में तात्विकता स्पष्ट होती है। तर्क में समझना, व्यवहार में समझना, अनुभव में समझना। तात्विकता में जीवन गठन पूर्ण परमाणु व्यापक ऊर्जा है या नहीं है, ये सब समझ में आता है। तात्विकता का मतलब है, इसी को कहा जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। ये अनुभव में पकड़ में आने की बात है। कौन सा रूप है, कौन सा रूप में है, तो तत्व रूप में है। तर्क और व्यवहार में आ जाए, ये हमारे बस का है। ऐसा नहीं है कि अनुभव के बिना कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। अनुभव आ चुका है, तो हमारे परंपरा में बाबा जी के द्वारा उद्घाटित हुआ है, मानव परंपरा में आया हुआ है। इस प्रकार समझने के 3 स्टेज समझ में आता है। पहला स्वरूप में क्या बनता है, तर्क में कोई एक शब्द का प्रयोग यहाँ से होता है, आप अपनी कल्पनाशीलता को यहाँ से लगाते हैं, इसी पॉइंट में आपको लॉजिक लग जाता है, हाँ ठीक है, ये तो ठीक लग रहा है। मान लो ये तर्क में सूट नहीं करेगा, समझो आप उससे आगे बढ़ोगे ही नहीं। लेकिन तर्क की अंतिम बिंदु ऐसा नहीं है, उसको आगे लाना पड़ेगा, उसको ऐसा जीना पड़ेगा। व्यवहार में ऐसे जीने जाते हैं तो जीने का स्वरूप जहां तक पहुंचता है, उस स्वरूप तक पहुंच। तो वेद व्यास भैया जी ने बहुत सुंदर तरीके से चेष्टाओं को रखा और शिक्षा विधि को रखा। अब इसमें मैं एक क्रम रखना चाह रही हूँ। बाबा जी ने समाधि संयम किया, उसके फलस्वरूप उनको अस्तित्व कैसा है वो पूरा स्पष्ट हुआ, जिसको अनुभव कहा, जिसमें सभी इकाइयां संपृक्त हैं व्यापक वस्तु में। और अस्तित्व में हमको 4 अवस्थाओं के रूप में 4 अवस्थाएं दिखाई देती हैं अस्तित्व सहज विधि से। उस अस्तित्व में 4 पद भी हैं और अस्तित्व में विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति है। तो बाबा जी ने जो अनुभव किया उनको बाबा जी ने प्रस्तुत किया, जिसमें गठन पूर्ण परमाणु भी और भूखे और अजीर्ण परमाणु भी उनको क्रम से दिखाई दिए, स्पष्ट हुए। तो पूरा विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति स्पष्ट हुआ। अब बाबा जी ने ये विकल्प का स्वरूप प्रस्तुत किया हमारे सामने,
जीने में कैसे आएगा उसको कार्य व्यवहार रूप में प्रस्तुत किया है। तो इस क्रम में हमने ये देखा कि हमारे जो भी क्रियाकलाप हैं तो उससे धरती बीमार हुई है। हमारे बिना अगर हम देखते हैं तो जो प्राण अवस्था पदार्थ अवस्था है ये संतुलित है, जो बाकी तीनों अवस्थाएं संतुलित है। जब हमारा हस्तक्षेप हुआ है तो ये धरती बीमार हुई है। उसके साथ साथ हम परस्परता में भी जब जीने को देखते हैं, मानव मानव परस्परता में भी, तो हम वहां पर भी ठीक से जी नहीं पा रहे हैं, शिकायतों से भरे हुए हैं, विद्रोह कर रहे हैं, संप्रदायवाद, समुदायवाद और व्यक्तिवाद, ये इस तरीके से आपस में ही हमारा विरोधों से जीना हो रहा है। तो इसके विकल्प के रूप में शिक्षा के रूप में हमारे सामने विकल्प आया आवर्तनशील अर्थशास्त्र, व्यवहारवादी समाजशास्त्र और संचेतनावादी मनोविज्ञान के रूप में। फिर इसमें एक मानवीय संबंधों में, हम परिवार में जीते हैं तो परिवार में मूल्यों के साथ जीने का विकल्प आया कि हम परिवार में मूल्यों के साथ किस प्रकार से हम जी सकते हैं। परिवार के साथ साथ हम समाज में भी जीते हैं, तो परिवार के स्तर पर हम स्वयं के स्तर पर समाधान पूर्वक और परिवार के स्तर पर समृद्धि पूर्वक और समाज के स्तर पर अभय पूर्वक और संपूर्ण प्रकृति या अस्तित्व के आधार पर देखें तो सहअस्तित्व पूर्वक हम जी सकते हैं। तो ऐसा एक जीने का व्यवहारिक स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। फिर उस क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रयोजन और संभावनाएं हमको दिखाई देती हैं। तो अपराध प्रवृत्ति से हर मानव मुक्त होना चाहता है, चाहे वो नर हो या नारी हो, और इसके लिए रास्ता है समझदारी संपन्न होना। संपन्न होकर के ही हम परिवार में श्रम पूर्वक समृद्धि को पा सकते हैं, और श्रम पूर्वक समृद्ध होकर के ही हम उपकार प्रवृत्ति में प्रमाणित हो सकते हैं। और इन सब को समझने के लिए, क्योंकि इसमें हमको परिवार में जीना है, व्यवस्था में जीना है, सहअस्तित्व पूर्वक जीना है, तो उसके लिए हर चीज को समझना, अस्तित्व को समझना, जिसमें 3 ज्ञान की बात कही है, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान और जीवन ज्ञान, 3 ज्ञान की बात कही है। तो ये 3 ज्ञान मुझको स्पष्ट हो जाए, समझ में आ जाए, मेरे जीने में आ जाए, तो इसके लिए शिक्षा संस्कार की बात कही है। और शिक्षा संस्कार पूर्वक ही हम नियम पूर्वक, नियंत्रण पूर्वक और संतुलन पूर्वक जी सकते हैं। और ये संतुलन कैसा होगा? न्याय, धर्म और सत्य के आधार पर हम नियम पूर्वक, नियंत्रण पूर्वक और संतुलन पूर्वक जी सकते हैं। और इसके लिए अध्ययन के लिए, क्योंकि इसके लिए हमको अस्तित्व का अध्ययन करना होगा, मानव का अध्ययन करना होगा, हर इकाई का अध्ययन करना होगा, तो बाबा जी ने हमारे सामने अध्ययन के लिए सहायक वस्तु हमारे सामने प्रस्तुत की है वांग्मय के रूप में। तो हमारे पास 4 दर्शन और 3 वाद और 3 शास्त्र प्रस्तुत किए हैं, जो हमारे समझने के क्रम में ये सहायक होंगे। तो इस प्रकार से एक क्रम हमको दिखाई देता है। इस बीच में गौरी दीदी, अगर कोई हमारे नए साथी जुड़े हैं तो उनका एक परिचय भी यहाँ पर हो जाए। जी दीदी जी। तो आज इसमें सोनी भाई जी के नाम से डिस्प्ले हो रहा है। तो सोनी भाई जी और देवघर से सुनील भाई जी और प्रवीण भाई जी, तो इन भाईजियों का भी हमारे उत्सव पारा परिवार में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। धन्यवाद दीदी। अब इसके बाद हम यदि किन्हीं के प्रश्न हो तो उन प्रश्नों को लेते हैं और उसके साथ साथ फीडबैक की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है फीडबैक के लिए, प्रश्न रखने के लिए। मैं रखना चाहूंगी। हाँ दीदी। मैं, चूंकि भैया जी भी बैठे हैं, योगेश भैया जी, तो ये पूरकता उपयोगिता को लेके मैं जो समझ पाई, क्या ठीक है उसको मतलब ठीक करेंगे यदि कुछ गलत होगा इसमें तो मैं इस एक तो धनेश भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से उन्होंने पूरकता उपयोगिता को रखा और मेरा भी ध्यान गया। तो मैं जो देख पाई इसको थोड़ा जांचेंगे कि जो उपयोगिता है, मैं इसको होने के रूप में, किसी भी इकाई के होने के रूप में उपयोगिता है और परंपरा के रूप में, बने रहने के रूप में पूरकता है। इसी को दूसरे शब्दों में देखिए तो हमारी स्थिति जो है उस इकाई की स्वयं की व्यवस्था
स्थिति है और परस्परता में जो भागीदारी है वो गति है। तो उपयोगिता को मैं स्थिति के रूप में देख पा रही हूँ और पूरकता को गति के रूप में। इसी तरह से एक और डायमेंशन से स्वयं में व्यवस्था को उपयोगिता के रूप में देख पा रही हूँ कि यदि हम स्वयं में व्यवस्था में हैं तो उपयोगी हुए, तब फिर बड़ी व्यवस्था में भागीदारी के रूप में पूरक हो पाएंगे। तीसरा, यदि मानव को लेके देखे तो मैं ऐसा कनेक्ट कर पाई कि स्वयं में व्यवस्था को यदि देखते हैं तो मेरा यदि समाधान मेरे पास है, पूरा अस्तित्व जो तीनों ज्ञान की बात कह रहे हैं, तो अध्ययन विधि से यदि मैं समाधानित होती हूँ तो मैं शिकायत मुक्त संबंध में जी पाऊंगी और परिवार में समृद्धि को प्रमाणित कर पाऊंगी। तो समाधान मेरी स्थिति होगी, समृद्धि मेरी स्थिति होगी, तो परस्परता में, बड़ी व्यवस्था में, परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में भागीदारी के रूप में, गति के रूप में, पूरकता के रूप में मैं तन मन धन का नियोजन उपकार विधि से कर पाऊं और भागीदारी कर पाऊं। इस तरह से मैं पूरकता को देख पाई। और इसमें जो वो बात थी कि रूपवत धन बल ये हमारी उपयोगिता नहीं है, तो इस तरह से 4 डायमेंशन में मैं आज पूरकता उपयोगिता को देख पाई। और इसके लिए धनेश भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा ध्यान आकर्षण हुआ। पर मैंने जो ये कंक्लूजन निकाला ये सही है कि नहीं, इसको योगेश भैया बाद में वेरीफाई कर। नमस्ते, मुझे इतना ही कहना था। बहुत सुंदर दीदी, आप रखिए। तो धनेश भैया ने जो उपयोगिता पूरकता बताए वो समझ में आया। चंद्रहास भैया का नियम नियंत्रण संतुलन में प्रकाश डाले वो, और वेद व्यास भैया का कृष्णा पुत्रेष्णा उत्तेष्णा लोकेष्णा, ये अच्छा से समझ में आया। बस मैं इतना ही है। बहुत बढ़िया दीदी जी। नमस्ते, प्रणाम। हाँ, उपयोगिता और पूरकता को भी मैं समझी हूँ कि कोई इंसान अगर कुछ किसी की मदद करता है तो वो उसकी उपयोगिता नहीं होगी, जो मूल रूप से जो वो रहेगा ना उसकी मौलिकता के साथ में, वो उसकी उपयोगिता होगी। और पूरकता समग्र रूप से भागीदारी होगी ना, वो पूरकता है, ऐसा लगा। और नियम में मानव कोई नियम से नहीं चलता है। मानव में नियंत्रण चाहिए तो आचरण करने से, आचरण में और शिक्षा से होगा, ऐसे लग रहा है। बहुत बढ़िया दीदी जी। पवित्र भैया जी, हीरालाल भैया जी। हाँ दीदी। हाँ हेलो। हाँ दीदी भैया, आवाज आ रही है। हाँ, सभी को नमस्कार। नमस्ते भैया। हाँ, बहुत अच्छा ध्यानाकर्षण हुआ। तीनों भैया ने बहुत सुंदर विश्लेषण किया है। और जितना भी हम अध्ययन करते हैं हमको कुछ ना कुछ मतलब कहीं ना कहीं छूटा छूटा लगता है। ध्यानाकर्षण मतलब बीच बीच में जरूरी होता है। हम अपने दैनिक जीवन में जीते हुए कई बार मतलब विस्मृति में चले जाते हैं कि क्या करना है, कैसा है, वैसा है। और पढ़ते हुए भी हमको मतलब कहीं कहीं भ्रम की स्थिति आ जाती है। इसलिए बहुत सुंदर मतलब भैया लोगों ने प्रस्तुति दी है और जबरदस्त, जैसे नियम नियंत्रण संतुलन और उपयोगिता पूरकता, और फिर वेद भाई ने बहुत अच्छा ढंग से मतलब बात को रखा और जबरदस्त ध्यानाकर्षण हुआ दीदी। इतना मैं कहना चाहता हूँ। सुरेश भैया जी, सुनीता दीदी, नीलमणि दीदी जी, आप सभी को नमस्ते भैया। नमस्ते सभी को। भैया जी ने, तीनों भैया ने बड़ी से रखे। इसमें उपयोगिता पूरकता में बताया कि जैसे उपयोगिता होना तो हर एक का होना उनका उपयोगिता है, और उनके जब परस्परता में जीते हैं तब पूरकता है। तो उपयोगिता को ने बड़े अच्छा ढंग से बताया कि हम लोग अपने आप को उपयोगिता के जगह में पूरकता मान लेते हैं, तो उसका होना ही उनका उपयोगिता था। उपयोगिता हर एक इकाई का बना हुआ है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो तीनों अवस्थाओं में तो बना ही हुआ है, लेकिन मानव का उपयोगी होना
तो समझदारी के अर्थ में होगा। तो ये बड़ी अच्छी ढंग से ये प्रस्तुत हुआ। और भैया जी ने नियम नियंत्रण संतुलन, तो नियम नियंत्रण संतुलन में उसमें जो बाकी तो है ही है, मानव के लिए संतुलन की स्थिति में, नियम की स्थिति में न्याय कहा। न्याय कहने से सभी के साथ जीने के अर्थ में है, और जब जीने के अर्थ में जाते हैं तो वो सर्वभौम अखंड समाज की ओर जाते हैं। और वेद भाई जी ने श्रम गति परिणाम को बड़ा अच्छा ढंग से ये किया, तो बहुत ही सुंदर रहा। तब से इतना ही। ठीक, लता जी। हाँ, धन्यवाद भैया जी। सुशीला दीदी, दयानंद भाई की। हाँ दीदी, मैं रखती हूँ नियंत्रण। हेलो, हाँ दीदी आवाज रखिए। आ रही है? आवाज थोड़ी कम आ रही है दीदी। हाँ, नियंत्रण। हाँ, मैं बोल बता रही हूँ कि जो नियंत्रण है, नियम नियंत्रण तो में लगा संवेदनाओं को नियंत्रित करना। तो हम उस लक्ष्य, जीवन लक्ष्य हमने क्या चीज को, यानी हमें क्या चाहिए, हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हमें किस जीना है, हमें क्या करना, जीना है, कैसे जीना है। इस तरह हम संवेदनाओं को नियंत्रित करते हैं। ये मुझे अच्छा लगा। और श्रम गति परिणाम जो सत्ता में संपृक्त इकाई, जो डूबा भीगा घिरा है, इसलिए स्वयं गति के रूप में काम करता है, क्योंकि भीगा है चारों ओर से, इसलिए वो निरंतर चलता है, व्यापक पूर्ण है, और इकाई क्रिया पूर्णता के लिए क्रियाशील है। कहना है ना। इस तरह यानी हम समझ के एक समझदार है, यानी समझ के वो कार्य कर सकता है। तो हम अपने को हम कहाँ रखें, हम कहाँ अपनी गति को दें या कहाँ काम करें, इस पे हमको ध्यान देना है। और उस पे हमको कहा है कि मानव समझदार है, तो मानव समझ के ही कर सकता है ना। तो इतना ही मैं कहना चाहूंगी। बहुत बढ़िया दीदी। नमस्कार दीदी, मैं भोपाल से। हाँ, नमस्ते। नमस्ते दीदी। मेरा ध्यान धनेश भाई जी ने जो उपयोगिता पूरकता पर बात की, वो उस पर अच्छे से गया। उसमें उपयोगिता मेरे होने के अर्थ में नजर आती है और पूरकता रहने के रूप में नजर आ रही। तो उसमें मैं उपयोगिता के रूप में समझने और जीने को देखती हूँ, और समझाने की जगह जाती हूँ तो मैं पूरकता विधि में रहती हूँ, पूरकता निभाती हूँ। ये समझ में आया। दूसरा एक और चीज अच्छी समझ में आई कि परिवार में परिवार मूलक व्यवस्था में भागीदारी ही मेरी पूरकता है, या समाज में भागीदारी मेरी पूरकता है। समग्र में भागीदारी मेरी पूरकता है, और मेरे अपने समझने और रहने के अर्थ में उपयोगिता है। दूसरी बात की जो आचरण ही नियम है, तो उसमें तीनों अवस्थाओं का आचरण संगठन, विघटन, साधक, मारक और पूरक के रूप में ध्यान गया। और ज्ञानावस्था का नियम नियंत्रण संतुलन के अर्थ में ध्यान आकर्षण हुआ मेरा। तो एक ये, और दूसरा ये तात्विकता, तार्किकता और व्यवहारिकता जो वेदव्यास भाई ने इसको बताया, तो उसके रूप में अध्ययन अभ्यास पूर्वक जीने से निर्विरोधिता पूर्वक जीना होगा, इस पर ध्यान गया। और आपने रीना दीदी जब ये कहा ना कि मानव के हस्तक्षेप से धरती बीमार हुई है, वैसे तो तीनों अवस्थाएं संतुलन के साथ है, तो उस पर भी ध्यान गया मेरा। और काफी सारी जगह में गया है जिसमें समझदारी संपन्न होकर ही हम संबंध में न्यायपूर्वक जी सकते हैं, मूल्यों के साथ जी सकते हैं। शिक्षा संस्कार पूर्वक ही नियम नियंत्रण संतुलन के शिक्षा विधि से ही हम संस्कार पूर्वक या नियम नियंत्रण संतुलन को समझ सकते हैं, और इसके लिए हमारे को अध्ययन करना आवश्यक है। ऐसे कुछ पॉइंट पर मेरा ध्यान गया। बहुत सुंदर दीदी। हाँ दीदी, सभी को नमस्कार। मैं पूनम, रायपुर से। मेरा आज का धनेश भैया का जो था उपयोगिता और पूरकता, उपयोगिता पूरकता, धनेश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर किया, और जो चीजें हमें समझ में नहीं आती थी वो थोड़ी सी आज मतलब क्लियर हुई है कि किसी को समझना
हम किसी को समझाना हम अपनी उपयोगिता मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, वो पूरकता है। मानव समाधान के अभाव में उपयोगी हो नहीं सकता। समाधान समृद्धि पूर्वक हम उपयोगी हो पाएंगे। तो ये लाइन मुझे अच्छे से क्लियर हुई उपयोगिता पूरकता की। और चंद्रहास भैया जी ने जो पुत्तेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा वो अच्छे से समझाया, जो कि मुझे अभी तक अच्छे से क्लियर नहीं होती थी। और उसके अलावा मैं बोलना चाहूंगी जो वेदव्यास भैया हैं हमारे साकरी वाले, उन्होंने भी कई पॉइंटों को अच्छे से क्लियर किया। श्रम गति, गठन पूर्ण परमाणु का, और एक बार परिवार मूलक जो व्यवहार है, और वित्तेषणा, एषणा, ये सब चीजों को अच्छे से क्लियर किया। तो सभी भाइयों को नमस्कार और धन्यवाद मेरी तरफ से। जी जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू। बहुत बढ़िया दीदी। सुशीला दीदी। हाँ दीदी। हाँ दीदी रखिए। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नियम नियंत्रण के बारे में, जैसे पदार्थावस्था का नियम है उसका होना परिणामी संघों के रूप में, प्राणावस्था का नियम है सारक, जीवावस्था नियम है क्रूरता अक्रूरता के रूप में, और ज्ञानावस्था का नियम है न्याय के रूप में बने रहना। इन मतलब इस प्रकार ये सब मिलकर नियंत्रण है। नियम से ही संतुलन है। बहुत बढ़िया दीदी। हेलो। हाँ दीदी। हाँ दीदी। एक मिनट। सभी भाई लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी, इसमें जो चारों अवस्था का जो अस्तित्व है वही उपयोगिता है, ऐसा मुझको दिखा इसमें। और अस्तित्व सहित अपना मतलब स्वत्व सहित व्यक्त होना, तो जो व्यक्त होने के परिणाम है वह पूरकता के रूप में है, ऐसा मुझको दिखा। और तीनों भाइयों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारी बातें जिसको तो सब लोग बोल लिए हैं, है ना, डबल नहीं करते हैं। नमस्ते दीदी। हाँ दीदी बहुत बढ़िया। लाल बहादुर भैया जी, दयानंद भैया जी। हाँ रिना दीदी, मैं अपना रख रही हूँ ना। हाँ दीदी रखिए। इसमें जो भैया जी की प्रस्तुति रही काफी बढ़िया, उन्होंने प्रयास किया। मतलब इसमें जो लास्ट में बापू ने लिखा है कि धरती के 700 करोड़ आदमी अपराध मुक्त होना चाहते हैं, तो उसके आधार पर यदि जो इसका आधार यदि देखा जाए, बेस देखा जाए, तो व्यापक है। व्यापक में संपृक्त प्रकृति जो क्रियाशील है, डूबे भीगे घिरे होने के कारण, और ये क्रियाशीलता श्रम गति परिणाम के अर्थ में है। तो एक बात कहा गया है कि समस्त श्रम विश्राम के लिए है। तो हम जो भी प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो धरती की 4 अवस्था में देखा जाए, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था में, तो समस्त श्रम विश्राम के लिए है। यदि परमाणु में इसको देखा जाए, तो परमाणु में जो श्रम है गठन पूर्णता के अर्थ में, जीवन मानव में देखा जाए तो जीवन जागृति के अर्थ में विश्राम की यात्रा है। तो जीव में मानव चेतना के रूप में इसको बताया गया है कि जीव चेतना, मानव चेतना, देव चेतना और दिव्य चेतना। तो जीव चेतना में यदि मानव का जीना होता है तो विषय चतुष्टय में प्रवृत्ति रहती है। इस क्रम में जैसे आगे बढ़ते हैं मानव चेतना, देव चेतना में, तो ऐष्णा मुक्त होते हुए दिव्य चेतना तक मानव जो है ऐष्णा मुक्त होता है। देव चेतना में लोकेष्णा, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा के साथ होता है, और जीव चेतना में विषय चतुष्टय प्रवृत्ति दिखाई बढ़ती है। तो इसमें पूरा जो प्रयास है कि हम कैसे जीव चेतना से मानव चेतना की ओर अग्रसर हो सके, और उसके लिए लगातार जो हम श्रम अभी कर रहे हैं समझने के लिए, ताकि हम विश्राम को प्राप्त कर सके। विश्राम का मतलब है पूर्ण जागृति को प्राप्त कर सके। इस अर्थ में काफी बढ़िया सबका प्रयास, जैसे धनेश भाई जी ने उपयोगिता पूरकता को रखा, और वेदव्यास भैया जी, चंद्रहास भैया जी ने इसको समझाने का बढ़िया प्रयास किया।
इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ।